तो आज हम सुनने वाले हैं एक बहुत ही मजेदार और क्लासिक कहानी। कहानी एक गरीब ब्राह्मण पीताम्बर की, जो अपनी बेटी की शादी को लेकर एक ऐसी मुश्किल में फंस गए थे जिसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इस मुश्किल का सामना किया। कहानी की असली शुरुआत होती है इसी एक लाइन से। पीताम्बर तो बिल्कुल निराश हो चुके थे, लेकिन उनकी पत्नी कल्याणी ने उन्हें यह ताकतवर सलाह दी। उन्होंने कहा, देखो राजा से मदद मांगना कोई भीख नहीं है, ये तो एक ब्राह्मण का अधिकार है। बस यही एक बात पीताम्बर के दिल में उतर गई और वो राजा के पास जाने को तैयार हो गए। तो कहानी के पहले हिस्से में हम देखते हैं ब्राह्मण की बेबसी। बेटी सुकन्या की शादी की तारीख पास आ रही थी और घर में सच पूछो तो एक पैसा भी नहीं था। अब सोचिए, एक पिता के लिए इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है। उन्हें कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट आता है। राजा रमन सेन, वो दिल के तो बहुत अच्छे थे, पर उनकी एक अजीब शर्त थी। वो मदद तो करते थे, लेकिन सिर्फ उनकी जो उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा पास कर लें। अब पीताम्बर को डर था कि वो फेल हो जाएंगे, पर उनकी पत्नी उन्हें अपने पति की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। तो अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, पहली परीक्षा। ब्राह्मण अपने दोनों बेटों को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए और वहां उन्हें चैलेंज मिला एक अधूरी कहानी को पूरा करने का। सबसे पहले मैदान में उतरे खुद ब्राह्मण पीताम्बर। राजा ने कहानी सुनानी शुरू की। एक सेवक था जिसे एक खास बहुत ही रहस्यमयी पक्षी की आवाज का पता लगाने के लिए भेजा गया। लेकिन हुआ ये कि रास्ते में उसे लुटेरे मिल गए जो एक जोड़े को लूट रहे थे। सेवक उन्हें बचाने में लग गया और अपना असली काम भूल गया। राजा को जब यह पता चला तो उन्होंने उसे सीधा जेल में डाल दिया। और बस यहीं पर राजा ने कहानी रोक दी। पहली परीक्षा का सवाल यही था, आखिर एक राजा उस सेवक को आजाद क्यों करेगा जिसे उसने खुद काम पूरा न करने की सजा दी हो। सोचिए जरा, इस सवाल के पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक छिपा हुआ था। और पीताम्बर ने इसका जो जवाब दिया वो वाकई कमाल का था। उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाया और कहा कि अगली रात राजा खुद उस पक्षी को खोजने गए। पक्षी तो नहीं मिला, पर उन्होंने दुश्मन देश के जासूसों को पकड़ लिया। तब राजा को समझ आया कि जैसे उन्होंने हालात के हिसाब से जासूसों को पकड़ना ज्यादा जरूरी समझा, वैसे ही सेवक ने भी उस वक्त लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा था। मतलब सही फैसला हमेशा नियमों से नहीं बल्कि समय और हालात को देखकर लिया जाता है। क्या बात है। पहली परीक्षा तो पार हो गई। अब राजा ब्राह्मण के बड़े बेटे विजय की तरफ मुड़े। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की, और ये पहले से भी ज्यादा मुश्किल थी। राजा ने एक और अधूरी कहानी शुरू की। एक गांव का मुखिया होता है जो बिरजू नाम के एक लड़के से कहता है, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी सच बोला हो और ना ही कभी झूठ? बिरजू कहता है, हाँ, और अगले दिन एक आदमी को लेकर आ जाता है। अब यह सवाल तो एक पहेली जैसा है ना। कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है जिसने ना कभी झूठ बोला हो और ना ही कभी सच? अरे भाई, जो भी बोलेगा या तो सच बोलेगा या झूठ, तो फिर ये कौन है? और यहीं पर विजय ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने कहानी पूरी करते हुए बताया कि बिरजू ने मुखिया को जवाब दिया कि ये आदमी जन्म से ही गूंगा है। मतलब उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ बोला ही नहीं, तो ना सच बोला ना झूठ। देखा कितनी बार जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, बिल्कुल सीधा और सरल, और हम उसे देख ही नहीं पाते। तो 2 परीक्षाएं हो चुकी थीं। अब बारी थी आखिरी और सबसे क्रिएटिव टेस्ट की, और ये चैलेंज मिला ब्राह्मण के दूसरे बेटे अजीत को। इस बार राजा ने एक जुलाहे की कहानी सुनाई। वो अपनी बहुओं को मायके जाने से रोकना चाहता था, तो उसने उन्हें 2 नामुमकिन से काम दे दिए। पहली बहू से कहा, कागज में आग लेकर आओ, और दूसरी से कहा, कागज में हवा लेकर आओ। अब ये काम तो सीधे सीधे इम्पॉसिबल लगते हैं। कागज में आग रखोगे तो जल जाएगा, और हवा को भला कागज में कैसे पकड़ोगे? तो सोचिए जरा, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? बिना कागज को जलाए उसमें आग लाना और हवा को पकड़ना। यह सवाल असल में आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, मतलब क्रिएटिविटी की परीक्षा थी। अजीत ने इस कहानी का जो अंत बताया वो सच में जबरदस्त था। उसने कहा कि दोनों बहुएं एक समझदार आदमी के पास गईं। उस आदमी ने पहली बहू के लिए एक कागज का कंदील यानी लैंटर्न बना दिया जिसके अंदर आग सुरक्षित थी, और दूसरी बहू के लिए एक कागज का पंखा बनाया जिसे हिलाने से हवा मिलती थी। वाह, मतलब अगर सोच क्रिएटिव हो तो नामुमकिन लगने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। और अब आता है कहानी का आखिरी हिस्सा, एक ऐसा इनाम जो दौलत से कहीं बढ़कर था।
राजा उस परिवार की बुद्धिमानी से इतने खुश हुए, इतने इम्प्रेस हुए कि अब उनके फैसले की बारी थी। राजा ने सिर्फ सुकन्या की शादी का खर्चा उठाने का ही वादा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि वो उन्हें अपना समधी बनाएंगे और अपनी दोनों राजकुमारियों की शादी ब्राह्मण के दोनों बेटों से करने का फैसला किया। और इस तरह कहानी का अंत हुआ एक शानदार जश्न के साथ। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन शादियां हुईं। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार अब शाही परिवार का हिस्सा बन चुका था। ये वाकई बुद्धिमानी की एक जबरदस्त जीत थी। जब रानी ने पूछा कि राजकुमारियों की शादी एक साधारण परिवार में क्यों कर दी, तो राजा ने बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, वो लोग साधारण नहीं हैं, वो तो अनमोल रत्न हैं। बुद्धिमानी के मामले में वो किसी से कम नहीं है। राजा ने दौलत या ऊंचे खानदान को नहीं, बल्कि असली खजाने यानी ज्ञान और बुद्धि को चुना। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने देखा कि कैसे बुद्धिमानी ने हालात को समझा, एक मामूली से सच को पहचाना और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। तो फिर आखिर बुद्धिमानी का सबसे बड़ा इनाम क्या है? क्या वो पैसा है, इज्जत है, या फिर वो ताकत है जिससे हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं?